हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम MHT 10 आपका जो सब्जेक्ट है इग्नो का MA सेकेंड ईयर का, उसमें प्रेमचंद की जो कहानी विविधा है उसके बारे में देखेंगे। तो ये ऑप्शनल ग्रुप है कहानी का, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कोई दूसरा ऑप्शन लिया हो तो उसके सब्जेक्ट अलग होंगे, लेकिन जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में जो कहानी का जो विकास है उसके बारे में जो ग्रुप होता है उसको लिया है तो ये उनका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रेमचंद की हिंदी कहानी विविधा में कुछ कहानियाँ दी गई हैं जिसका हम अभी संक्षिप्त में विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जहाँ तक हमारा ये जो प्रश्न पत्र आता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें संदर्भ सहित व्याख्या करने को कहा जाता है 2 प्रश्नों का, जिसमें से किसी भी कहानी से कोई डायलॉग दिया जाता है। उस डायलॉग को हमें बताना होता है कि संदर्भ क्या था और व्याख्या करना होता है कि उस डायलॉग का मतलब क्या है, किसने किससे कहा है, क्यों कहा, क्या कहा, ये सभी व्याख्या में हम बता देते हैं, ठीक है। तो जो संदर्भ सहित व्याख्या है उसके लिए निर्धारित जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर भी सभी कहानियों को पढ़ना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अन्य जो कहानियाँ हैं उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो पूरे मिलाकर हमारे यहाँ पर 20 कहानियाँ दिए गए हैं। आपका जो MHT 10 है प्रेमचंद की कहानी विविधा, उसमें आपको ये सभी देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो एक कहानी है हमारी पहली, उसको देख लेते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो संक्षिप्त में ही जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है प्रेम की होली, ठीक है। तो इस कहानी का विषय क्या है कि जो विधवा होती है, एक महिला एक विधवा होती है, तो उसी से रिलेटेड ये एक कहानी यहाँ पर बताया गया है। तो उसका नाम गंगी है और एक मतलब वो विधवा हो जाती है तो उसको घर में ही रखा जाता है, लेकिन उसको क्या है कि बहुत सारी उसकी जो आशाएं होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, वो उसको देखती रहती है। उसका जीवन तो मतलब विवाह के बाद विधवा हो जाती है तो साधारण सी बात है कि उसके जीवन में कुछ भी खुशियाँ नहीं रहती, लेकिन वह जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग उसके समान आयु वाले जो लड़कियां होती हैं तो वो अपने पारिवारिक बातों को खुशी खुशी बताती रहती हैं। तो ये गंगी जो है उसको सुनती रहती है और उसी से खुश हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस लड़की में भी अपनी ही कुछ आशाएं जगती रहती हैं। तभी जो होली होती है वो आती है। तो होली के दिन गरीब सिंह एक लड़का होता है पास के ही गांव का, जो एक ज़मींदार का बेटा होता है। तो वह इस लड़की को देखता है और यह भी उसको देखती रहती है, लेकिन कुछ ठीक से बात नहीं हो पाती, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो जो भांग होता है वो उसको गंगी बनाती है और सभी को पिलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका परिचय होता है, ठीक। अब इसमें कुछ अन्य पात्र हैं। जो गंगी के पिता हैं वह गरीब सिंह से बातें करते रहते हैं, ये चलता है होली के दिन में। फिर उसके बाद कभी गरीब सिंह गंगी के पिता से मिलने उनके घर आता है, तो गंगी उनसे बात तो नहीं करती, लेकिन पीने के लिए कुछ बनाकर उसे दे देती है और बहुत खुश हो जाती है उसी से, ठीक है। और फिर इस प्रकार से कहानी चलती है और इसके बाद फिर 1 वर्ष का समय बीत जाता है। तो 1 वर्ष का समय हो जाने के बाद फिर होली आता है, लेकिन इस बार गरीब सिंह नहीं आता है होली मनाने उनके गांव। तो पता चलता है कि गरीब सिंह जो है वो बहुत ही कुछ समस्याओं में था और उसकी मृत्यु हो गई है, इस प्रकार गंगी को पता चलता है, ठीक है। फिर जब वह उसके गांव
देखने जाती है तो कहीं उसका जो मतलब जो शरीर जो होता है, मृत शरीर जो होता है उसको जलाया जाता है, तो उसको देखकर बहुत उदास हो जाती है और अपने में ही कुछ सोचने लगती है। कहानी के अंत में इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। ठीक है, तो यही है प्रेम की होली। ठीक, तो विश्लेषण थोड़ा विस्तृत जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मुख्य पात्र जो हैं उनके नाम आपको याद रखना है, गंगी। ठीक, फिर उसके बाद है गरीब सिंह। ठीक है, गरीब सिंह। ठीक है, नाम में भी गरीबी है, लेकिन ये पात्र जो है वो जमींदार का बेटा होता है। ठीक है, तो दोनों का नाम ग से शुरू होता है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मनोवृत्ति एक कहानी है जो कि प्रेमचंद से ही लिखी गई है, तो इसमें सारी कहानियाँ तो प्रेमचंद की ही हैं। ठीक है, अब इसमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखने में हमको एक सरलता ये होगी कि लेखक का नाम अलग से याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पेपर में आपको जो भी संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा उसमें आप लिखेंगे कि प्रेमचंद इस कहानी के लेखक हैं। ठीक है, अब भारतीय कहानी विविधा और हिंदी कहानी विविधा जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें थोड़ा आपको कठिनाई होने वाला है, क्योंकि जो लेखक का नाम है वो कभी कभी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो वो भी एक बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो मनोवृत्ति एक कहानी है, तो इस मनोवृत्ति जो कहानी है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक घटना प्रधान कहानी है। इसमें एक युवती या एक लड़की होती है जो पार्क में सो रही होती है, तो उस सो रही लड़की को देखकर जो आसपास के लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार की मनोवृत्ति या भावना या सोच करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी लड़की होगी, और घर वालों का जो उनका मतलब घर वालों से परेशान होकर पार्क में आकर सो गई होगी, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो कुछ लोग उसके बारे में बुरा भी सोचते हैं, तो कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग मध्यम सोचते हैं। ऐसा अलग अलग प्रकार के जो भावनाएं होती हैं वो उस लड़की के बारे में सभी सोचने लगते हैं। तो यही इस मनोवृत्ति कहानी का सारांश है कि एक घटना पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। विशेष रूप से लड़की के संबंध में बहुत ही साधारण विषय को भी बहुत बड़ा करके समाज जो है वो सोचता रहता है। इससे संबंधित एक कहानी, एक घटना प्रधान कहानी मनोवृत्ति है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा एक और कहानी है बूढ़ी काकी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कहानियाँ हम पढ़ते नहीं हैं या छूट जाता है, तो उस कहानी में है क्या चीज़ ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके कहानी का जो टाइटल है, जो नाम है, उससे ही उस कहानी का जो विषय है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बूढ़ी काकी, जैसा कि नाम से ही आपको जानकारी मिल रही होगी कि जो वृद्धावस्था में जो लोग होते हैं उनकी क्या परेशानियां होती हैं परिवार में, उनको कैसे देखा जाता है, इस संबंध में बूढ़ी काकी कहानी लिखा गया है। तो जो बूढ़ी काकी होती है उसको क्या है कि परिवार में सभी से मिलजुल कर रहने, खाने का बहुत शौक़ ये सभी होता है, और किसी की शादी हो रही होती है तो उसके संबंध में बहुत ही अच्छा खाना बनाया जाता है, लेकिन बूढ़ी काकी को क्या है कि वो नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से जो मतलब एक लड़की होती है रूपा, और कुछ पात्र हैं इसमें बुद्धिराम। ठीक है, और ऐसे कुछ पात्रों का नाम इसमें दिया गया है। तो पूरा मिलाकर हम कहें तो बूढ़ी काकी को क्या है कि मतलब वो देखना चाहती है कि जो पकवान बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, उसका मतलब जो सुगंध आता है उसको देखकर ही उसका पेट भर जाता है। ठीक है, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो उसको वो भी देखने नहीं देते हैं, कहते हैं कि तुम घर में ही चली जाओ और यहाँ पर मत रहो। ठीक है,
और परिवार के लोगों को जब परोसने का समय आता है तो अलग अलग प्रकार के जो पकवान होते हैं, पूड़ियाँ होती हैं, मिठाई होती है, ये सभी अम, मतलब सभी देते रहते हैं। तो सभी खाते हैं, परिवार के लोग और बाहर के लोग, लेकिन बूढ़ी काकी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रात हो जाता है, फिर भी उसको खाना नहीं दिया जाता। इस पर एक घर की एक छोटी लड़की होती है, उसका नाम तो जो एक छोटी लड़की होती है वो अपना हिस्सा बचाकर अपनी बूढ़ी काकी को देती है। ठीक है, तो इस प्रकार कहानी चलती है। तो घर की जो मालकिन होती है वह ये सभी देखती है। ठीक है, और अंत में देखती है कि जो बूढ़ी काकी होती है, जो परिवार के लोग खाकर जो कुछ बचा हुआ छोड़ देते हैं पत्तों में, तो उस पत्तों से वो कुछ बचा हुआ ही खाने का प्रयास करती है। तो ये देखकर उस मालकिन, जो घर की मालकिन होती है, ठीक है, मतलब उसके पुत्र की पत्नी जो होती है उसको उसका मन जो होता है वो पिघल जाता है। ठीक है, तो इस तरह वह फिर खाना परोसकर उसे देती है। ये कहानी है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इस कहानी में कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी क्या समस्याएं होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद बेटों वाली विधवा, यह कहानी भी सामाजिक कहानी है। तो इसमें बहुत ही सरल रूप से बताया गया है कि जो बेटों वाली विधवा है, तो उसके जो पति होते हैं वो गुजर जाते हैं। तो गुजर जाने के बाद उसके 4-5 बेटे होते हैं, उसके उन पर जो उनकी माँ होती है, जो कि कहानी का केंद्रीय पात्र है। ठीक है, तो वो सोचती है कि उसके पति के गुजर जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही रहेगा और उसके घर पर उसका ही अधिकार बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जो सभी बेटे होते हैं वो अपने अनुसार ही चलने लगते हैं, और जो उनकी माँ होती है उनको कुछ भी अधिकार दिया नहीं जाता है। ठीक है, मतलब जो बेटे होते हैं वो अपने अनुसार करते हैं, उनकी पत्नियाँ जो होती हैं वो भी अपने अनुसार सब कुछ करती हैं, इनसे कुछ भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके जो गहने होते हैं वो उसको भी वह अपने जो छोटे बेटे होते हैं उसके कोई काम में लगाने के लिए उसको बेच देती है। जो कुछ होता है वो सब कुछ बेचने लगती है, गहने या फिर जो कुछ होता है उसको बेचने लगती है। तो इस प्रकार से उसका जीवन यापन होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो एक स्त्री होती है, जब भी उसका पति कोई गुजर जाता है तो घर पर से उसका जो अधिकार होता है वो भी चला जाता है। इसको सामाजिक परिवेश में बताने का प्रयास बेटों वाली विधवा कहानी में किया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पात्र का नाम नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन कहानी है क्या चीज़ वो खाली बता रहा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद घास वाली एक कहानी है। ठीक है, तो घास वाली, तो इसमें मूलिया केंद्रीय पात्र है जो घास बेचती है, और महावीर उसका पति है, और चैन सिंह एक जमींदार है जो कि मूलिया पर आसक्त है, लेकिन मूलिया उसे सबक सिखाती है। उसे कहती है कि उसे इस प्रकार मूलिया को नहीं देखना चाहिए। तो चैन सिंह समझता है, कुछ तो समझता है, लेकिन उसके ऊपर आसक्ति जो होती है वो बनी रहती है। लेकिन फिर भी जो मूलिया उसे कुछ सुनाती है बातें, उससे उसका जो मन है थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा नरम स्वभाव का हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा कोमल स्वभाव का हो जाता है। ठीक है, सब पर वह दया दिखाने लगता है उसके बाद, उस घटना के बाद। ठीक, और उसके बाद एक दिन जो चैन सिंह होता है, जमींदार होता है, वो उसके पति महावीर को काम देता है। मतलब जो घोड़ा होता है उसकी सवारी कराना उसके पति का काम होता है। तो वह उसके पति से कहता है कि रोज़ तुम मेरे यहाँ आकर मुझे शहर तक ले जाया करो, ऐसा वो उसको काम दे देता है। ठीक है,
तो यह बात मूलिया को पता चलती है। तो वह कहीं उससे मतलब कहीं उन दोनों का मिलन होता है, मतलब मिलते हैं, तो कहती है कि ये सभी तुमने ही किया होगा, और इस प्रकार से वह थोड़ा हंसकर उसको देखती है। तो चैन सिंह जो है वो थोड़ा आँख नीचे कर लेता है, मतलब समझ जाता है कि मूलिया को जो है इस प्रकार करना उसको अच्छा लगा होगा करके। ठीक, तो ये था घास वाली कहानी। तो यहाँ पर जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अव्यक्त जो भावना होती है उसको दिखाया गया है मनुष्य में। ठीक है, तो फिर उसके बाद नमक का दरोगा एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, नमक का दरोगा एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें जो वंशीधर होता है वो केंद्रीय पात्र है, और एक जमींदार है अलोपदीन, जमींदार कहें या सामंत। ठीक है, मैं कहानी तो अभी खोल के नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए जितना बनता है उतना बता रहा हूँ। तो कहानी के पात्रों के संदर्भ में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो जमींदार कहें या सामंत, तो अलोपदीन एक हैं पात्र। और इस कहानी में होता क्या है कि बहुत ही पढ़ाई करने के बाद वंशीधर को एक नौकरी मिलती है नमक का दरोगा की। ठीक है, और मिलता है, लेकिन एक बार क्या होता है कि एक रात में कोई नमक को चोरी करके ले जाता रहता है, तो उसे पकड़ लेता है। तो पकड़ लेने के बाद पता चलता है कि वो तो ज़मींदार हैं एक्चुअली। ठीक है, लेकिन वो ज़मींदार क्या करता रहता है कि जो पहले के दरोगा थे उनको रिश्वत देकर, मतलब जो रिश्वत होती है उसको देकर उसको सभी गाड़ियों में नमक को ले जाता रहता है। लेकिन वंशीधर जो है वो नहीं मानता, तो उसको क्या करना पड़ता है कि जो अमाउंट होता है मतलब जो उसको करप्शन का जो अमाउंट होता है वो बढ़ाता रहता है, और अंत में कहता है कि मेरी जो संपत्ति है उसमें आधा मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन फिर भी वंशीधर नहीं मानता है, तो फिर कोर्ट में जाना पड़ता है उसे। और कोर्ट क्या करता है कि मतलब जो वंशीधर है उसका पहचान कोर्ट में भी बहुत है, न्यायालय में भी उसके पहचान के लोग हैं, तो उस पर कोई केस नहीं होता है। और वंशीधर को इस प्रकार से फिर नौकरी से मतलब उस पर केस चलता है कि उसने झूठा केस लगा दिया ऐसा करके। ठीक है, वंशी जो अलाउद्दीन है उन पर झूठा केस लगाया है करके वंशीधर पर केस चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी चलती है। लेकिन बाद में अलाउद्दीन वंशीधर के घर आकर उसको कहता है कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करो, मैं तुमको जो सरकार तुमको नौकरी के लिए जो पैसे देती है महीने का, मैं उससे 3 गुना अधिक दूंगा, ऐसा कुछ कहता है। तो पहले तो नहीं मानता है वंशीधर, लेकिन बाद में मान जाता है। तो इस प्रकार से नमक का दरोगा कहानी है। ठीक है, मतलब जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, उनको कहीं भी जाने पर भी उनको सम्मान मिलता है, और मतलब उन पर भरोसा करते हैं लोग। ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको खोजते हुए स्वयं आती हैं। ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं नमक का दरोगा कहानी से। ठीक है, फिर उसके बाद बड़े भाई साहब एक कहानी है। और तो बड़े भाई साहब कहानी में क्या होता है कि 2 भाई होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, दोनों में लगभग 5 या 6 क्लासेस का अंतर होता है पहले। तो बड़े भाई साहब जो हैं, जो बड़ा भाई होता है वो छोटे को समझाता रहता है कि तुम हमेशा खेलते रहते हो, तो ज़्यादा खेला मत करो और पढ़ाई किया करो, ऐसा समझाता रहता है। लेकिन छोटा नहीं मानता है, वो ऐसा ही खेलता रहता है, पढ़ता रहता है, लेकिन उसके अच्छे अंक आते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक समय ऐसा आता है कि दोनों एक ही क्लास में आ जाते हैं, तो तब जाकर
फिर बड़ा भाई जो है वो कहता है कि तुम कितना भी मेरे समान आ जाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई ही रहूँगा, ऐसा कहता है। तो इस प्रकार कहानी चलता है, ठीक है। फिर ईदगाह ईदगाह में एक कहानी है एक लड़के की जिसका माता पिता कोई नहीं है, एक दादी है, ठीक है। तो वो उसके लिए चिमटा लाता है, मतलब उसको पैसा तो खाने के लिए या खिलौनों के लिए दिया जाता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं खरीदता, केवल चिमटा लाता है। तो उसके संबंध में कहानी है ईदगाह। फिर विध्वंस। तो विध्वंस एक कहानी है, ठीक है। तो जो विध्वंस कहानी है उसमें बहुत बड़ा कहानी तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि एक वृद्ध विधवा होती है जो गांव होता है, उसमें कुछ काम करके अपना जीवन चलाती रहती है, ठीक है। लेकिन उससे क्या है कि फ्री में काम लिया जाता था कुछ लोगों से, जो उस गांव के पंडित थे, ज़मींदार थे, उससे कुछ फ्री में काम लेते थे। तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एक दिन वो पूछ लेती है कि मैं ऐसा फ्री में काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी तो जीवन चलाना होता है, ऐसा कुछ कहती है। तो उसका जो झोपड़ी होती है, तो उस झोपड़ी में आग लगाया जाता है, ठीक है। और इसको वो सहन नहीं कर पाती है और उस झोपड़ी के आग में कूद जाती है वो वृद्ध महिला। तो इससे क्या होता है कि जो उस झोपड़ी है उसका आग पूरे गांव में फैल जाता है, और जिन लोगों ने उसके झोपड़ी पर आग लगाया था उनके घर में भी आग लग जाती है, और अंदर जो लोग होते हैं वो हाहाकार मचाते हुए चिल्लाते रहते हैं। ऐसा दिखाकर कहानी का अंत कर दिया गया है, ठीक है। यही विध्वंस कहानी है, ठीक है। तो मतलब यही है सारांश कि आप जैसा कोई काम करेंगे उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद गुल्ली डंडा एक कहानी है, इसमें बचपन की यादों के बारे में बताया गया है। तो एक लड़का होता है, उसका एक मित्र होता है, तो वह लड़का बड़ा होकर एक अच्छा अधिकारी बन जाता है, सरकारी अधिकारी बन जाता है, लेकिन अपने गांव में आकर अपने मित्र से मिलता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है कि वह गुल्ली डंडा कैसे खेलते थे, ठीक है। तो उसका जो मित्र होता है वो देखता रहता है कि मेरा मित्र तो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया और मैं तो वहीं का वहीं रह गया। तो उससे थोड़ा सम्मान से बात करने का प्रयास करता है। तो वो कहता है कि तुम पहले जैसे बात करो जैसे बचपन में हम बात करते थे। तो ये सभी संवाद गुल्ली डंडा में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरे लेक्चर में हम दूसरे कहानियों को कंप्लीट करेंगे। अभी ये लेक्चर समाप्त कर देते हैं क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।